Hello everyone, I hope all are good at home. Today we are going to discuss the third law of motion, Newton's third law. थर्ड लॉ क्या होता है आज हम उसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले उसके बेसिक हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ के. थर्ड लॉ बहुत इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है इसके? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. Every action has equal and opposite reaction. क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर भी लगा रहा होता है. जैसे ये दो बॉडीज हमारे पास है, ए बी, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F1, तो बी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. हमने क्या मान लिया, कितना लगा रहा है F2. तो ये दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो तो क्या होंगे, इक्वल होंगे. दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल, बट इनके डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. यानी कि अगर हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इतना ही फोर्स ये बॉडी मेरे ऊपर लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. ये इसका मतलब है. और जैसे स्विमिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी के ऊपर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो हमारी बॉडी किधर मूव होती है, आगे की तरफ. ऐसे ही जब हम चलते हैं, व्हेन वी वॉक, the friction force applied by our legs is in backward direction and we move in forward direction. जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारी बॉडी के ऊपर वो पीछे की तरफ होता है और हम किधर मूव करते हैं, आगे की तरफ. इसी तरह एक रॉकेट, जब भी रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करती है तो जो इसका फ्यूल का फोर्स होता है वो कहाँ होता है, नीचे की तरफ, और रॉकेट किधर मूव करती है, ऊपर की तरफ. तो ये सब न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है. एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्शन का मतलब जो आप कर रहे हैं, रिएक्शन का मतलब जो आपके ऊपर हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ. थर्ड लॉ. हमेशा ये फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है. मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इज दैट क्लियर? हर एक एक्शन का इक्वल अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है. कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जैसे हम वेलोसिटी इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी. तो अगर हम वेलोसिटी को इस तरह से अप्लाई करते हैं कि वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं u, तो और इसका हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है थीटा, तो इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो. एक कंपोनेंट ये ux जो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा u cos थीटा के, और ऐसे ही ये किसके इक्वल होगा, u sin थीटा के. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. इसी तरह से अगर कोई इधर है तो इसका ux जो कंपोनेंट होगा वो तो यही रहेगा u cos थीटा, बट ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, माइनस u sin थीटा. अब अगर हमसे पूछा जाए कि x डायरेक्शन के अंदर टोटल वेलोसिटी कितनी है, तो कितनी होगी, 2u cos थीटा. x डायरेक्शन के अंदर कितनी हो जाएगी, 2u cos थीटा. बट y डायरेक्शन के अंदर ऊपर u sin थीटा और नीचे माइनस u sin थीटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल. y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. इसी तरह से अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो वेलोसिटी रिलेटेड टर्म्स भी, जैसे हमने पढ़ा था इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम. फिर हमने पढ़ा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1. तो यहाँ पे भी इसका इफेक्ट वैसे ही आएगा जैसे सिर्फ वेलोसिटी का इफेक्ट है. मोमेंटम में इनके साथ क्या जुड़ जाता है, मास जुड़ जाता है, बट मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है. उसका मैग्नीट्यूड लगभग क्या रहता है, फिक्स रहता है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो यही कंसेप्ट हम मोमेंटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इम्पल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ थर्ड लॉ से एक थ्योरम निकल के आती है. दैट थ्योरम इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. वो टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट लॉ के अंदर या सेकंड के अंदर हमने पढ़ लिया था, सेकंड के अंदर हमने मोमेंटम पढ़ लिया था। मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, या दो पार्टिकल्स हैं एक ए और एक बी, तो हमने क्या माना कि इनकी इनिशियल वेलोसिटीज तो क्या थी? यू ए और यू बी, और इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? वी ए और वी बी। इसका मास एम ए और इसका मास एम बी। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहता है। इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस को हमें कभी भी कंबाइन नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पे सेपरेट किया। अगर कुछ इंक्लाइन होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, उन दोनों कंपोनेंट्स को फिर हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स का एक्स डायरेक्शन में और वाई का वाई डायरेक्शन में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, और फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये फाइनल मोमेंटम है, ये क्या है? फाइनल मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग द टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? फाइनल मोमेंटम के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब कुछ केसेस होते हैं, केसेस का मतलब हो सकता है कभी एक पार्टिकल रेस्ट पे हो, अगर एक पार्टिकल पहले रेस्ट पे होगा तो इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, कि ए तो इधर से जा रहा है और बी इधर आ रहा है, तो एक वेलोसिटी को हमें पॉजिटिव लेना होगा और एक को नेगेटिव लेना होगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, सबकी डायरेक्शन सेम है, सबकी डायरेक्शन अगर क्या है? सेम, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? सभी में पॉजिटिव रहेगी। इनका कॉलिजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉलिजन। कॉलिजन भी दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हेड टू हेड। हेड टू हेड का मतलब आमने सामने से आके टकरा गई दो बॉडीज, या फिर एक हेड और एक टेल, एक इस तरफ चल रही थी, इसके पीछे आगे से टकरा गई, या फिर दोनों साइड से टकरा गई। तो दोनों, ये तीनों तरह के कॉलिजन्स होते हैं। इनके अंदर हमें यही लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कौन से लॉ से आता है? थर्ड लॉ से। ये किससे आता है? थर्ड लॉ से। इज इट क्लियर? और बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सब भी हम लोग पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे करेंगे। अब हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक हम न्यूमेरिकल्स इनके करते हैं। ओके, अब हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बतानी है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। फर्स्ट केस क्या है इसमें? अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक रेन की ड्रॉप, बारिश की बूंद नीचे गिर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? जीरो के। एक्सेलरेशन जीरो आएगा तो फोर्स भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट केस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, यही पूछा है इसमें। A cork of mass 10 kg floating on water। बी केस क्या है कि वाटर के ऊपर एक कॉर्क फ्लोट कर रहा है, 10 ग्राम का कॉर्क इसके ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, बट कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, सिर्फ वो फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट कर रहा है तो अगेन एक्सेलरेशन विल बी जीरो, देन फोर्स विल आल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। सी केस, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अगर एक काइट मूव नहीं कर रही तो उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो।
क्या गिवन है इसमें, जब आप पतंग उड़ा रहे थे तो आपने काइट की स्ट्रिंग को इस तरह से पकड़ रखा है, वो काइट मूव नहीं कर रही, मूव नहीं करी तो वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर नेक्स्ट डी, a car moving with a constant velocity of 30 km on a rough road। एक कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है उसकी, बट ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, फोर्स इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें भी फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। ई केस, a high speed electron in space far from all material objects and free of electric and magnetic field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी तो फोर्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, वो क्या होता है, E इंटू ई, और एक फॉर्मूला होता है QBL, तो ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, ये दोनों ही जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.2, क्या गिवन है, इसमें भी कुछ केसेस हैं। अब पेबल ऑफ मास, पेबल क्या होता है, एक पत्थर, एक पत्थर हमने फेंका, कितने मास का था, 0.5 kg का, कितने मास का था, 0.5 kg का एक पत्थर हमने ऊपर की तरफ फेंका। गिव द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल, नेट फोर्स का डायरेक्शन हमें बताना है पेबल के ऊपर, जब उसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ है, किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट जब ऊपर या नीचे की तरफ मोशन होता है तो एक्सेलरेशन किस में चेंज जाता है, g के अंदर, f इज इक्वल्स टू m इंटू जी, m कितना है 0.05 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन, कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन, तो 0.5 न्यूटन ये हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ, आप चाहे कितने भी ऊपर चले जाए बट आपका फोर्स हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड केस, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन होगा तो भी फोर्स नीचे की तरफ ही होगा, इतना ही होगा। At the highest point where is momentarily at rest, do your answers pebble was thrown at a direction, ignore your resistance। फिर क्या कहा कि जैसे पत्थर ऊपर पहुंचेगा तो एक सेकंड या मिली सेकंड के लिए वो रेस्ट पे आएगा, तो वहां पे भी फोर्स कितना होगा, सेम होगा जितना बाकी दोनों पॉइंट्स के ऊपर था। फिर क्वेश्चन नंबर 5.3, क्या पूछा है इसमें, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास। अब एक मास है, मास कितना है 0.1 kg, g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा है फोर्स, फर्स्ट केस में कब पूछा है फोर्स, जब वो स्टोन एक स्टेशनरी ट्रेन की खिड़की से हमने फेंका, स्टेशनरी ट्रेन रुकी हुई थी, उसकी खिड़की से हमने स्टोन को इस तरह से फेंका, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, m इंटू जी, कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10, दैट इज 1 न्यूटन। बी केस, just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 km per hour, ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से फोर्स कितना रहेगा, सेम m इंटू 0.1 इंटू 10, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता फोर्स अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन जो है, ट्रेन चल रही है और हमने उसकी विंडो से फेंका, तो वापस अगेन सेम आंसर कर दिया, दैट इज 1 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो ट्रेन मूव कर रही है, हमने स्टोन को फेंका तो स्टोन भी उसी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। फिर डी केस में क्या गिवन है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद द स्टोन। इस केस में क्या है कि वो स्टोन को हमने ट्रेन के फ्लोर के ऊपर रख दिया, आंगने में रख दिया, अब उससे फोर्स कितना लगेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है ट्रेन का 1 मीटर पर सेकेंड, तो उसी के साथ मूव करेगा, तो m इंटू ए, तो कितना है m 0.1 इंटू ए, तो कितना आ जाएगा 0.1 न्यूटन। तो ये फोर्स एक्ट करेगा जब वो उसके ऊपर सिर्फ रखा हुआ होगा। ये क्वेश्चन था हमारे पास 5.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m। एक स्ट्रिंग m मास से कनेक्टेड है, इसकी लेंथ कितनी है, L है। 5.4 क्वेश्चन,
and the other to a small peg of a smooth horizontal table. टेबल के एक पैर से कनेक्टेड है, एक एंड तो इससे और एक एंड इससे कनेक्टेड है, टेबल के एक जो पैर है पैग. फिर if the particle moves in a circle with velocity v, then the net force of the particle towards the center is. जब भी हम स्टोन को हम यहाँ पे हमने एक रस्सी से पकड़ा, इस तरह से घुमाया, तो कौन सा फोर्स लगता है उस पर? सेंट्रीपिटल फोर्स. यही सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? टेंशन फोर्स के. तो ये टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू, और ये टेंशन फोर्स किसके इक्वल होता है? mv²/L. यही क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा जो किसके इक्वल है? टेंशन फोर्स के. टेंशन का मतलब क्या होता है? जब रस्सी को हमने खींच के रखा है, जब हमने रस्सी को क्या करके रखा है? खींच के. तो जो उसके ऊपर फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स. तो टेंशन फोर्स विल बी इक्वल्स टू फोर्स एंड विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स. ये किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के. क्लियर है सबको? नेक्स्ट सेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.5. ओके, अब हम नेक्स्ट सेशन देखते हैं. अभी हमने 4 क्वेश्चंस किए. अब नेक्स्ट सेशन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5.5. क्या गिवन है इसमें? पहले इसको देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे. A constant retarding force of 50 न्यूटन. एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन. कौन सा फोर्स है? रिटार्डिंग. इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg. कितनी बॉडी, कौन सी बॉडी को अप्लाई किया हमने? 20 kg मास की एक बॉडी के ऊपर. मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है, कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड. हाउ डज द बॉडी टेक टू स्टॉप. कितना टाइम लगेगा बॉडी को रुकने के लिए? क्वेश्चन क्लियर है? हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कितना? 50 न्यूटन. रिटार्डिंग का मतलब उसको रोकने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसको रोकने के लिए. उसका मास कितना है? 20 kg. उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड. अगर हम उसको रोकेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के. फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के. ये क्लियर है? तो अब हमें टाइम निकालना है. तो टाइम निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा. इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, v = v0 + at. बट यहाँ पे a भी हमारे पास गिवन नहीं है और t भी गिवन नहीं है, 2 अननोन्स है. बट हम a की वैल्यू को निकाल सकते हैं. किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? a की वैल्यू को. हमने पढ़ा है f = m. f इक्वल्स टू क्या होता है? m × a. f कितना है? 15. m कितना है? 20. तो a कितना आ जाएगा यहाँ से? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट रिटार्डिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है? रिटार्डिंग फोर्स है. इज दैट क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है? 0 के. इनिशियल कितनी है? 15 माइनस 2.5 × t. तो यहाँ से t इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2.5 × t. तो t इक्वल्स टू 15/2.5. यहाँ से पॉइंट हटाया 0, कितना आ जाएगा? 1 × 6. तो t इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 सेकेंड. तो टाइम कितना लगेगा हमें? 6 सेकेंड. क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.6. क्वेश्चन नंबर 5.6 क्या गिवन है इसके अंदर? इसको रीड करते हैं पहले. तो क्या गिवन है इसके अंदर? अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास. एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी ऑफ मास कितना है? 3 kg. चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड. 2.0 से कितनी हो गई? 3.5 मीटर पर सेकेंड. स्पीड चेंज हो गई फोर्स की वजह से. इन 25 सेकेंड्स. कितने सेकेंड्स में? 25 सेकेंड्स के अंदर. क्या पूछा है इसमें? द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज. जिधर वो मूव कर रहा था उधर ही मूव कर रहा है. और क्या कहा इसमें? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. f कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया. क्या लगाया? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स. और हमने फोर्स इस तरह से लगाया कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई. पहले कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड, जो कितनी हो गई? 3.5 मीटर पर सेकेंड.
तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। कितने टाइम में, 25 सेकंड के अंदर, 25 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। बट एक्सेलरेशन हमारे पास पता नहीं है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v माइनस वी नॉट अपॉन टी के फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अभी हमने यहाँ पे भी यूज की थी। यहाँ से हमने एक ही वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे पुट कर दी। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। मास कितना है, 3, वेलोसिटी में चेंज 3.5 माइनस 2.0 1.5, कितने टाइम में हुआ, 25 में। यहाँ से पॉइंट हटा दिया, नीचे एक और 0 आ गया, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा हमारे पास, F will be equals to 3 into 15 45, 3 into 15 45 upon 250 950, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 9/15 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गया इस केस के अंदर। इस क्लियर? तो ये फोर्स आ गया, इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, जहाँ उसका मोशन हो रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या है, अनचेंज्ड है, क्योंकि हमने इधर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रहा था, और फिर फोर्स लगाने के बाद भी उसकी डायरेक्शन सेम थी। तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.7। अभी हमने क्वेश्चन देखा 5.6, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.7। क्वेश्चन नंबर 5.7 में क्या गिवन है, पहले उसको देखते हैं। A body of mass 5 kg, a body of mass 5 kg, body of mass कितना है, 5 kg, हमें उसका मास गिवन है बॉडी का, is acted upon by 2 perpendicular forces, इसके ऊपर 2 perpendicular forces लग रहे हैं, एक 8 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन का। दोनों ही फोर्सेस कौन से हैं, perpendicular forces, is acted by 2 perpendicular forces of one 8 Newton and one 6 Newton. Give the magnitude and direction, give the magnitude and direction of the acceleration of the body. हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ये दोनों चीजें हमसे पूछी हैं। इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन को निकाल लें पहले, कि फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, लेट दिस बी द बॉडी, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं परपेंडिकुलर, लेट वन परपेंडिकुलर फोर्स विद दिस, देन अनदर विल बी दिस, so let this be 6 न्यूटन and let this be 8 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। ये क्या है, हमारी बॉडी, इधर कितना न्यूटन लग रहा है, 6 न्यूटन, इधर कितना न्यूटन लग रहा है, 8 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्सेस इस तरह से इसके ऊपर लग रहे हैं। तो हमने क्या माना कि लेट द डायरेक्शन रिजल्टेंट विद दिस, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन नहीं मानते, इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसको हमने थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब हमने यहाँ से किस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए यहाँ पर 8 न्यूटन, 6 न्यूटन और ये क्लोजिंग वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, क्लोजिंग वेक्टर। ऐसे ही हमने इसको पूरा क्या बना दिया, 8 न्यूटन। तो हम लोग इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। क्या आया था इसमें रिजल्टेंट, r वाज इक्वल्स टू किसके इक्वल था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। थीटा क्या था, यहाँ पे हम एक बार पाई लिख लेते हैं। ये फाई क्या होता है, p और q के बीच में एंगल, यानी 8 और 6 के बीच में एंगल। कितना एंगल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है, 8 या 6 कुछ भी मान लो, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 36 प्लस 64। ये कितना होता है, 100। 100 का रूट कितना होता है, 10 न्यूटन। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना न्यूटन आ गया, 10 न्यूटन आ गया। कितना न्यूटन आ गया, 10 न्यूटन। अब अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है इस फोर्स की, तो डायरेक्शन किससे निकालते हैं,
टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 8, तो 6 अपॉन 8, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं 3/4, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 3/4। क्लियर है सबको। तो ये डायरेक्शन आ गई, यानी ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ से कितना इंक्लाइन है उतना। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन आ गई, फोर्स की। अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन। जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी में एक्सेलरेशन लगेगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। बट व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। बट हमने क्या पढ़ा है, F इक्वल्स टू अगेन ma। F किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो मास कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, मास कितना गिवन है 5 kg, और फोर्स कितना आया, नेट फोर्स 10 न्यूटन। तो 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इज इट क्लियर। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में वापस समझ लीजिए क्या गिवन था इस क्वेश्चन में, दो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लग रहे थे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो हमने बॉडी इस पॉइंट का मान लिया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, हमने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लिया। नेट फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन हमने निकाल ली, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब हमें क्या पूछा था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है, हमने सेकंड लॉ में पढ़ा, F इक्वल्स टू क्या होता है m। हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन आई है हमारे पास में। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.8 क्या गिवन है इसके अंदर, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। क्या गिवन है इसमें, द ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler मूविंग विथ a speed of 36 km/h। 3-wheeler टैक्सी, रिक्शा, एनीथिंग यू कैन अज्यूम, या फिर जैसे 3-wheelers कुछ बाइक्स भी आती हैं जो डिसेबल पर्सन्स यूज करते हैं। तो एक द ड्राइवर ऑफ 3-wheeler मूविंग विथ a speed of 36 km/h, कितनी स्पीड से मूव कर रहा था उसका ड्राइवर, 36 km/h की स्पीड से। Then sees a child standing in the middle of the road। वो उसको चला रहा था तो उसने अचानक से क्या देखा, एक बच्चा रोड के बीच में खड़ा है। फिर क्या हुआ, जैसा हम लोग करते हैं, उसने ब्रेक अप्लाई किए व्हीकल को रेस्ट में लाने के लिए, एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स। कितने टाइम में वो रेस्ट में ला रहा है, 4 सेकेंड्स में। 4 सेकेंड में किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए। द डायरेक्शन, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द व्हीकल, फोर्स कितना अप्लाई किया व्हीकल पे। द मास ऑफ 3-wheeler इज 400 kg। जो व्हीकल का मास है, वो कितना है 400 kg। व्हीकल का मास गिवन है, और आगे क्या गिवन है इसमें कि द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। ड्राइवर का मास कितना है 65 kg, ये गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है, रिटार्डिंग फोर्स। तो सबसे पहले ड्राइवर और व्हीकल दोनों साथ में हैं, तो उनका मास भी क्या होगा, साथ में होगा। तो टोटल मास कितना हो गया इन दोनों का मिलाकर, टोटल मास हमारे पास हो गया 465 kg, ड्राइवर और व्हीकल का मिलाकर। फिर इसमें क्या गिवन है, वेलोसिटी, स्पीड गिवन है 36 km/h। वो चल रहा था इस स्पीड से, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 36 km/h। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 36 × 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 1 2
तो 10 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी। वो रुक गया, वो क्या हो गया, रुक गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी इतनी है, 4 सेकंड उसको लगे रेस्ट में आने के लिए। सो वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। v इक्वल्स टू क्या होता है, v0 प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v की वैल्यू कितनी है, 0, v0 कितना है 10, a इंटू टी, तो प्लस a इंटू 4, तो ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10, a इंटू 4, तो a इक्वल्स टू -10/4 कितना आ गया, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया, उसका एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सेलरेशन। इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब ही क्या है कि हम लोग रुक रहे हैं, वी आर रिटार्डिंग द फोर्सेज ऑफ रिटार्डेशन। देन फोर्स m इंटू a, m कितना है टोटल 465, कितना रिटार्डेशन हुआ उसके ऊपर, -2.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स किसमें, न्यूटन में। मल्टीप्लाई करना है तो 465 इंटू 2.5, 5 इंटू 5 25, 5 से 32, 5 हो जाए 20 और 2 22, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 6 12 1 13, 2 4 8 1 9, 5 2 5 11, पॉइंट आ रहा है तो 1152.5 माइनस का। तो ये क्या आ गया, इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स आ गया। कितने रिटार्डिंग फोर्स, कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि 4 सेकंड के अंदर हमारी जो व्हीलर है, जो 3 व्हीलर है वो रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.9, क्या गिवन है इसमें, पहले वो देखते हैं। A rocket with lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट का मास गिवन है 20,000 kg, इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स, हम उसको ऊपर की तरफ छोड़ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा लेट दैट बी F, और उसका मास किधर लगेगा, उसका वेट किधर लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, जो रॉकेट को ऊपर लेके जा रहा है, F, और नीचे क्या लगेगा, उसका मास mg। और यही इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है, वो गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना गिवन है, 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या गिवन है, एक रॉकेट है जिसका मास कितना है 20,000 kg, वो इस तरह ऊपर की तरफ मूव कर रही है। जब वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ मूव करा रहा है, बट साथ ही साथ जो उसका वेट है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर फोर्स कितना लग रहा है F, और नीचे कितना लग रहा है mg। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F माइनस mg। ये किसके इक्वल होगा, जिस डायरेक्शन से वो मूव कर रहा है, नेट फोर्स के इक्वल m इंटू a। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma प्लस mg, ma प्लस mg। क्या कॉमन है इनमें, m, तो 20,000 कॉमन आ गया। एक्सेलरेशन कितना है 5, और g कितना होता है आपको पता ही है 10। तो ये कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 15, तो 15 टू 30, तो 30 और 4 टाइम्स 0 न्यूटन। ये क्या आ जाएगा, इसका फोर्स जो किधर लग रहा है, जो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो कितना फोर्स चाहिएगा हमें उसको ऊपर की तरफ भेजने के लिए, 33 लाख न्यूटन, या फिर 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ये फोर्स हमें चाहिएगा उस रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर उसका वेट भी नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। इज इट क्लियर? आज हमने नॉन न्यूमेरिकल्स की, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो दे में आस्क, वो लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी अलग अलग तरह के फोर्सेस पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।